आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। सृजन रंग यात्रा के माध्यम से रंग कर्म को जिंदा रखने वाले और न जाने किन किन चीजों में महारत हासिल किए हुए, जी हाँ, एक वो नाम जो शहर के लिए रंग कर्म का चेहरा बन चुका है। 17 से ज्यादा नेशनल नाटकों का निर्देशन करने वाले और सृजन रंग यात्रा के बैनर तले सामाजिक कुरीतियों को सामने लाने का प्रयास करने वाले शरद श्रीवास्तव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अजय सोनी और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। शरद जी, स्वागत है इंडिया टाउन न्यूज के खास कार्यक्रम में। ऐसा सवाल जो ज्यादातर लोगों से मैं शुरुआती दौर में पूछता हूं कि आपको रंग कर्म के क्षेत्र में ही आना था या फिर जीवन में कुछ और बनना था? जैसे ज्यादातर लोग रहते हैं ना, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को वकील बनना है, तो आपने कभी कुछ सोचा नहीं? इसमें सोनी जी ऐसा है कि क्या बनना था ये तो पहले से कुछ भी डिसाइड नहीं था, लेकिन हमारे घर का माहौल ऐसा था कि हमारे घर में पहले साहित्य नहीं मायापुरी ही आती थी। पिताजी बहुत शौकीन थे मायापुरी पढ़ने का और हमको अपने कोर्स के अलावा कुछ पढ़ने मिलता था तो मायापुरी ही पढ़ते थे। अच्छा। और उस समय से बचपन से जो फिल्मों के प्रति लगाव रहा और ये सब नाटक और फिल्म ये वो लगा रहा, और जब थोड़ा बड़े हुए और राजनांदगांव में तो माहौल था ही नाटकों का, कम था, पदुमलाल पुन्नालाल उस समय से था, लेकिन एक माहौल था, तो पता नहीं कैसे जुड़ गए ये पता ही नहीं चल पाया। शरद जी, एक छोटी सी बात है जो आम समाज में देखने मिलती है। जैसे शादी के लिए आप कहीं गए होंगे तो जब आपसे पूछा गया होगा कि आजीविका के लिए क्या करते हैं जी, तो आपने सीधे तौर पे कहा होगा कि मैं नाटक करता हूं। तो बहुत किस तरह, बहुत बड़ा सवाल है और बहुत सही सवाल आपने पूछा। मैं पिछले 25-26 सालों से नाटकों का निर्देशन कर रहा हूँ। नए नए बच्चे आते हैं, सीखते हैं, चले जाते हैं। मैं हर बार उनको ये कहता था कि नाटक आजीविका का साधन नहीं हो सकता। जैसे मैंने इसे सिर्फ अपना शौक बनाया है, सिर्फ शौक रखा है। आजीविका के लिए मैंने बहुत सारे दूसरे काम किए हैं। कभी मैं ट्रेनर बन गया, कभी एंकर बन गया, कभी सोशल वर्क करके कुछ काम किया, कभी कहीं नौकरी किया, कभी स्कूल में पढ़ाया, वो सब अलग है। लेकिन ड्रामा को आजीविका के रूप में ना मैंने कभी पहले देखा, ना आज देख रहा हूँ, ना शायद कभी और देख पाऊंगा। शरद जी, आपने इतने सारे नाटकों में हिस्सा लिया, एक अच्छे कलाकार भी रहे, थिएटर भी किया आपने। कभी ये मन नहीं किया कि जैसे बहुत सारे, जैसे ओमपुरी जी थे और नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, इमरान जी थे, जिन लोगों ने थिएटर से बॉलीवुड की ओर रुख किया, तो कभी आपने नहीं सोचा कि थिएटर के माध्यम से बॉलीवुड जाया जाए? बॉलीवुड का तो मैं नहीं सोचा, क्योंकि पढ़ते पढ़ते ही मैं किसी न किसी वो जो आजीविका वाली बात है उसमें लग चुका था। तो बाहर मैं जा नहीं सकता था, लेकिन छालीवुड से जुड़ा। सन 2000 में एक फिल्म आई थी तुलसी चौरा। उसमें अच्छे गाने अच्छे थे, बड़ी फिल्म थी, उसमें मैंने सेकंड लीड किया था। और उसके बाद फिर बड़ी फिल्म, फिर मैं हट गया, मैं सिर्फ नाटक ही करता रहा। फिल्म लाइन से मैं हट गया क्योंकि उतना समय नहीं था और शूट के लिए शहर छोड़ के जाना पड़ता था, काम छोड़ के जाना पड़ता था, तो वो संभव नहीं हो पाया। और नाटक मैं इसलिए करता रहा कि नाटक दिन भर काम करने के बाद शाम के समय जब हम प्रैक्टिस करते हैं, वो एक सुकून का पल होता है। वो सुकून भी मिलता था और हमारा नाटक तैयार भी हो जाता था, नई टीम मिलती थी, साथ में उठना बैठना होता था। इसलिए नाटक का ये दौर चलता रहा और आज भी चल रहा है। शरद जी, मौजूदा समय में जो थिएटर होते हैं, सरकार की ओर से तो कोई पैसा उन्हें मिलता नहीं है, और यदि जो मंच की व्यवस्थाएं हैं, साउंड है, लाइट है, मेकअप है, मतलब खर्च तो होते होंगे, किस तरह से पूर्ति होती है? नाटक हम मंच पे देखते हैं, कभी 1 घंटे का नाटक, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का भी हम नाटक किए हैं। सिर्फ 3 घंटे का काम नहीं होता है, इसके पीछे महीनों की रिहर्सल होती है, महीनों का मेहनत होता है, और इन 2-3 महीनों में बहुत सारे खर्च भी होते हैं। नाटक के प्रदर्शन के लिए भी बहुत सारे खर्च होते हैं। लेकिन मेरा जो शहर है राजनांदगांव, ये
इतने कला प्रेमी हैं कि कभी भी हमको बड़े आयोजन के लिए कभी दिक्कत नहीं हुई। जब भी हम किसी से किसी भी प्रकार का सहयोग से तो हाँ, ये होता रहा है और आज भी हो रहा है। आज भी हम ड्रामा करते हैं, नाटक करते हैं, बड़ा आयोजन करते हैं, माइक का खर्चा है, लाइट का खर्चा है, कॉस्ट्यूम का खर्चा है, रिहर्सल के खर्चे हैं, वो कहीं ना कहीं से कुछ हमारे कलाकार लगाते हैं, कुछ हम लगाते हैं और कहीं से सहयोग से मतलब ऐसे कैसे ये करके हो जाता है। इसी चीज में मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा सुनील जी, ये संस्कार धानी है राजनांदगांव। ड्रामा के हिसाब से यहाँ पे मंच नहीं है। एक शहर में ऑडिटोरियम है और वो ऑडिटोरियम भी ड्रामा के हिसाब से या किसी प्रोग्राम के हिसाब से नहीं है। यदि उस ऑडिटोरियम के लिए थोड़ा सा उसको ठीक किया जाए, जैसा मंच होता है, पर्दे होते हैं, लाइट के लिए एंगल बनते हैं, सारा कुछ होता है, विंग्स बनते हैं, यदि वो हो जाए तो शायद बहुत अच्छी व्यवस्था हो जाएगी कलाकारों के लिए। बिल्कुल। इंडिया टाउन न्यूज की ओर से भी मैं प्रशासन से अपील करूंगा कि संस्कार धानी है, रंगमंच के लिए नगर निगम और प्रशासन जितना बेहतर कर सके वैसा करना चाहिए। एक चीज ये शरद जी की आपने तकरीबन 17 से अधिक राष्ट्रीय स्तर के नाटकों का भी निर्देशन किया है। स्थानीय स्तर के नाटकों के निर्देशन में और राष्ट्रीय स्तर के नाटकों के निर्देशन में क्या कुछ फर्क महसूस करते हैं? बहुत फर्क है। जब हम कंपटीशन में बाहर जाते हैं तब वहाँ देखिए कलाकार होना, कलाकार की मेहनत, स्क्रिप्ट, ये अलग चीज है, लेकिन किसी चीज को प्रेजेंट कर पाना संसाधनों के साथ, वो संसाधन हम उतना नहीं जुटा पाते। मैं आपको बताऊं, हम एक कंपटीशन में गए थे, अमृतसर गए थे, हो गए 15 साल पहले की बात है। किसी एक दूसरे स्टेट से एक ड्रामा आया था जिसमें वो कांच का महल बनाए थे मंच में, कांच का महल, और क्लाइमैक्स में बम से उड़ा दिए। अच्छा। तो इस तरीके की चीजें, बड़ी बड़ी चीजें होती हैं देखने को। हाँ, तो हम कितना भी, जो रंगमंच है, रंगमंच में एक्टिंग भी है, कॉस्ट्यूम भी है, स्क्रिप्ट भी है, लेकिन जो मंच सज्जा है ये भी एक महत्वपूर्ण कारक होता है ड्रामा के लिए। वो चीज हम बाहर जाके नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते ना यहाँ कर पाते हैं उतना बड़ा, हम अपने स्तर से करते हैं संसाधनों की। हाँ, वो तो हम इसलिए रंगकर्म करते जा रहे हैं क्योंकि नए बच्चे जो जुड़ते हैं और कलाकारों का जो यहाँ पे हमको प्यार मिल रहा है लगातार, जो हमसे जुड़े हुए होते हैं और प्रोत्साहन उनसे मिलता रहता है, इसलिए ये यात्रा चल रही है और मैं समझता हूँ चलती रहेगी। बिल्कुल। शरद जी, आप बाल संरक्षण आयोग के सदस्य भी रहे जी, बाल संरक्षण आयोग के सदस्य भी रहे। मौजूदा समय में भी आप किशोर न्याय अधिनियम विषय को लेकर, पॉक्सो वगैरह के विषय को लेकर ट्रेनिंग में जाते हैं। जी जी। मेरा सवाल यह है कि मौजूदा समय में जो बाल अपराध बढ़ रहे हैं और मासूम बच्चियों से जिस तरह की बलात्कार की और दुष्कर्म की और जघन्य हत्याओं की घटनाएं सामने आ रही हैं, क्या कुछ कारण है उसका? पिछले कुछ सालों में दो चीजें हैं। एक बच्चों के साथ अपराध होना, दूसरा है बच्चों द्वारा अपराध करना। दोनों अलग अलग चीज है, लेकिन दोनों में आंकड़े लगभग बराबर हैं। हाँ, बराबर हैं, दोनों में बराबर हैं और दोनों चीजें देखने को मिल रही हैं। अलग अलग नजरिया है देखने का इसमें। देखिए, बच्चों के द्वारा जो अपराध हो रहे हैं उसमें ज्यादातर कारण जो सामने आ रहे हैं नशा। बच्चों को आसानी से नशे की चीजें उपलब्ध हो रही हैं। जितने अपराध हो रहे हैं उसका कहीं ना कहीं ज्यादातर कारण नशा है। तो सबसे पहले तो काम हमको नशा बंदी पे, नशे के खिलाफ एक अभियान चलाकर करना पड़ेगा। और इसमें सरकार ही सब कर ले ये जरूरी नहीं है। इसमें परिजनों का भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, समाज सेवियों की भूमिका है, मीडिया की भूमिका है कि किस तरीके से ज़्यादा ऐसा प्रचार प्रसार हो कि नशा को रोका जा सके, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये जो हमको आंकड़े दिख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, देखिए पॉक्सो आया 2012 में जी, जो पॉक्सो एक 2012 में आया, उसके पहले
हम आंकड़े उठा के देखें, चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट के या पूरे छत्तीसगढ़ के देखें, पॉक्सो के मामले 1, 2, 3 ही दिखते थे साल भर में। 2012 के बाद 4 आंकड़े, फिर 15, अब मेरे पास पूरे आंकड़े हैं। ये धीरे 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 बढ़ते बढ़ते 2017-18 में जैसे राजनांदगांव की बात करें 200 से पार हो गए। ये पहले भी केस होते थे पॉक्सो के। ये प्रचार प्रसार हुआ, जागरूकता हुआ लोगों में, ये जागरूकता है कि नहीं अगर इस तरीके की चीजें हो रही तो हमको इसकी रिपोर्ट करना है, लोगों को बताना है। तो ये जागरूकता का ही असर है कि जानकारी अब दर्ज हो रही है, लोगों के सामने आ रही, पहले सामने नहीं आ पाती थी। शरद जी, आप लगातार इन चीजों से जुड़े हुए हैं। मौजूदा समय में जो सोशल मीडिया पर अश्लीलता फैली हुई है, रील्स वगैरह आप भी देखते होंगे, नहीं भी चाहते होंगे तो दिखते ही होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरीके की अश्लीलता फैली हुई है सोशल मीडिया में, क्या उस वजह से या उनसे प्रभावित होकर इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं? देखिए, ये जो समय ऐसा है कि जो ज्यादा दिखता है वो बिकता है। यही बात है, चाहे रील्स की बात करें या किसी की बात करें। इसमें जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी है कि बच्चा क्या देख रहा है, सोशल मीडिया में क्या देख रहा है, ऑनलाइन क्या देख रहा है, किस तरीके की चीजें बना रहा है। ये दूसरा कोई मना नहीं करेगा, पड़ोसी मना नहीं करेगा, समाज मना नहीं करेगा। अभिभावकों को जिम्मेदारी से देखना पड़ेगा कि मेरा बच्चा क्या देख रहा है। यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगा कि कुछ अभिभावक ही अपने बच्चों के साथ रील मेकिंग में लगे हुए हैं, वो भी अश्लील कंटेंट में। वही बात मैं कह रहा हूं। मतलब कई रील मैंने देखी जिसमें माता पिता, दादा दादी, पोता पोती सामूहिक रूप से इस तरीके का रील बना रहे हैं। बिल्कुल, लगातार ये चल रहा है, ट्रेंड बन चुका है, इसमें लोग बहुत पैसे भी कमा रहे हैं। लेकिन इन चीजों को रोकने के लिए परिवार को ही सामने आना पड़ेगा, परिजनों को सामने आना पड़ेगा। उसके अलावा कोई दूसरा कोई, आप कितना बच्चे को, कितना बाहर वाला व्यक्ति बोलेगा, अगर मना करेगा तो हो सकता है झगड़ा हो जाए। उनके पेरेंट्स बोल दें कि हमारे बच्चे को क्यों बोल रहे हो, क्यों सिखा रहे हो। तो पालकों को ही रोकना पड़ेगा, और सामाजिक रूप से एक जन आंदोलन जब तक नहीं चलेगा तब तक ये चीज रुकेगी नहीं। ये तो लगातार जारी होगी, चलती रहेगी। तो इसमें परिजनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। शरद जी, अक्सर देखा गया है, राजनांदगांव शहर की बात हो, आसपास के क्षेत्रों की बात हो, एंकरिंग के लिए पहले आपको याद किया जाता है। आपने, जहां तक मुझे ध्यान है, कि आपने अमित शाह के कार्यक्रम में, मेनका गांधी जी के कार्यक्रम में, स्वर्गीय सुषमा स्वराज के कार्यक्रम में, सारे जगहों पे एंकरिंग की जी। पूरी स्क्रिप्ट आपके हाथ में होती नहीं है जी। तो किस तरह की समस्याएं आती हैं, यह है मेरा पहला सवाल। इसी से जुड़ा दूसरा सवाल कि स्थानीय स्तर पे, चूंकि एंकरिंग आपका एक प्रकार का व्यवसाय भी है, तो स्थानीय स्तर पे लोगों को कैसे मैनेज कर पाते हैं? देखिए, इसमें एंकरिंग बोलने से एक शब्द है, और एंकरिंग बोलने से ये दिमाग में आता है कि एक व्यक्ति आएगा, एक मंच में एक कोने में खड़ा होगा और वो स्टार्ट करेगा और बोलता रहेगा, और लास्ट में फिर आभार प्रदर्शन के लिए के व्यक्ति को बुलाएगा, वो आभार प्रदर्शन होगा और कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है, इतना ही नहीं होता है। एंकरिंग का काम शुरू होता है 2 दिन पहले से, कि क्या कार्यक्रम है, उसका कार्यक्रम का विषय क्या है, उसमें मिनट्स क्या है, क्या क्या उस 2 घंटे के कार्यक्रम में क्या क्या गतिविधियां होनी है, वो तो सारी तैयारी एंकर करता है, मुझे करना पड़ता है। उसके बाद पहले दिन से तैयारी, जिस दिन कार्यक्रम होता है उस दिन तैयारी होती है कि दीप प्रज्वलन जो होना है उसमें तेल डला है कि नहीं। ये सारी चीजें, ये जो छोटी मगर मोटी, देखिए एंकरिंग के लिए क्या बोलना है ये सब जानते हैं, कैसे बोलना है ये कोई जानता है। तो एक तो वो चीज आनी चाहिए, और कैसे बोलना है। आप अगर बोलना शुरू किए, आपकी गाड़ी में कहीं ब्रेकर ना आए, ब्रेक ना आए, कंटिन्यू आप स्मूथली चलते रहें, उसके लिए जरूरी है कि बाकी चीजों को ध्यान रखना है। उसमें भी राजनीतिक कार्यक्रमों में नाम का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, वो उसमें मैं आता हूँ। जैसे मैंने बताया कि दीप प्रज्वलन के लिए तेल डला है कि नहीं, मोमबत्ती रखी है नहीं, माचिस रखा है नहीं, किसकी फोटो में हो रहा है। हाँ। और जो अगर पुरस्कार वितरण हो रहा है तो वो क्रम से जमा नहीं, कभी कभी आप देखे होंगे कि नाम ले लिए और ढूंढ रहे हैं। तो ये सारी मेहनत एंकरिंग मंच को करना पड़ता है अपनी सहूलियत के लिए।
ये सारी चीजें हैं। अब आप जो मजाकिया अंदाज में आपने जो पूछा कि कैसे मैनेज, क्योंकि मैंने देखा है वो चीज। हाँ, कैसे मैनेज करते हैं और क्या होता है इसमें। देखिए हर आदमी ये चाहता है कि मैं मंच तक पहुंच जाऊं, लेकिन ये संभव नहीं है कि हर आदमी मंच तक पहुंच जाए। एक प्रोटोकॉल होता है, कार्यक्रम के स्तर के हिसाब से प्रोटोकॉल बनाया जाता है कि मंच में कौन बैठेगा और कौन स्वागत में पहुंचेगा। इस बीच कभी ऐसा होता है कि किसी का नाम नहीं लिया जा सकता। मैं आपको बताऊं कि मैं नाम उनका लेता हूं जो आयोजक मुझे देता है। आयोजक जो मुझे नाम देता है कि इनको बुलाना है, इनको नहीं बुलाना है। प्रोटोकॉल फॉलो करता है। प्रोटोकॉल बहुत सारी चीजें देखना पड़ता है, खासकर शासकीय कार्यक्रम में तो प्रोटोकॉल का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब इसमें ऐसा होता है, सामने एक व्यक्ति बैठा है जो मेरे से बहुत ज्यादा परिचित है, वो बहुत अपेक्षा में बैठा है कि शरद भैया तो बैठे हैं, वो मेरे को बुला ही लेंगे, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं तो जो लिस्ट बने वो ही पढ़ूंगा। तो थोड़ा सा एक कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नाराजगी हो जाती है, या तो वो तो चल रहा है और चलता रहेगा, हमेशा होता है, इसमें कोई बात नहीं है। शरद जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक विषय है परीक्षा की बात, परीक्षा पे चर्चा, परीक्षा पे चर्चा, जी, सॉरी, परीक्षा पे चर्चा। उसमें महत्वपूर्ण भूमिका है आपकी, उसमें प्रशिक्षक के तौर पे आपको चुना भी गया है जी। अभी की परीक्षाएं तो हो चुकी हैं जी जी, जो भविष्य में होंगी। परीक्षा के दबाव में बीते दिनों लगातार सोशल मीडिया और अन्य जगहों पे देखने मिला कि मार्क्स कम आने पर आत्महत्या, पेपर बिगड़ जाने पे आत्महत्या, किसी चीज में सिलेक्शन न हो पाने से आत्महत्या। इन चीजों को सुधारने का प्रयास कैसे होगा? देखिए वो जो प्रधानमंत्री जी की जो कार्यक्रम चल रहा है, पिछले साल से शुरू हुआ है, 2024 से परीक्षा पे चर्चा। इसमें छात्र छात्राओं को मोटिवेट करने का काम है, प्रशिक्षण के माध्यम से, वर्कशॉप के माध्यम से, ऑनलाइन ऑफलाइन, ये सब चल रहा है। स्कूलों में टीचर्स हैं, पालक हैं, सारों को। आपका जो सवाल था कि कैसे रोका जाए, बिल्कुल, आत्महत्याओं को देखिए, आत्महत्या अगर कोई बच्चा कर रहा है परीक्षा के प्रेशर से जी, तो वो प्रेशर को खत्म करना पड़ेगा। उस प्रेशर को, प्रेशर देने वाला कौन है? माँ बाप है, पालक हैं। प्रेशर कौन दे रहा है? देखिए, प्रेशर इस तरीके से नहीं देता है कि परीक्षा है। प्रेशर इस तरीके से होता है कि उस बच्चे का, पड़ोसी के बच्चे का इतना परसेंट आया है, तुम्हारा इतना परसेंट कम क्यों आया? ये वो उतने घंटे पढ़ता है, तुम इतने घंटे कम क्यों पढ़ते हो? वो उतनी रात तक पढ़ता है, तुम जल्दी क्यों सो जाते हो? वो सुबह जल्दी उठ जाता है, तुम देर तक सोते रहते हो। ये प्रेशर है। बच्चे को उसके हिसाब से उसकी दिनचर्या बना देना चाहिए। पढ़ाई के लिए बोलना चाहिए। देखिए हो क्या रहा है, पालक पूरा ध्यान इस बात पे दे रहे हैं कि मेरा बच्चा क्या बनेगा, भविष्य की सोच रहे हैं। वो क्या बनना चाहता है, वो नहीं, आज वो क्या है, आज भी तो कुछ है वो, उस पे वो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल, ये पूरी गड़बड़ी यही कि क्या बनेगा के चक्कर में पूरा ध्यान क्या बनेगा, भविष्य को देख रहे हैं, वर्तमान को भूल रहे हैं। तो वर्तमान में अगर ध्यान देना शुरू कर देंगे तो बच्चे का भविष्य अपने आप। लेकिन शरद जी, इन चीजों में एक बड़ी बात यह है कि 5वीं 6वीं के बच्चे, अभी बीते दिनों आपने पढ़ा होगा कि छत्तीसगढ़ में ही 5वीं और 6वीं के बच्चों ने तक आत्महत्याएं की। बिल्कुल। तो साइकोलॉजिकल मतलब किस स्तर पे जा रहे हैं? देखिए 5वीं 6वीं की बात नहीं है, बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो रहे हैं, अपनी उम्र से पहले वो बड़े हो रहे हैं। उसका कारण है सोशल मीडिया। बच्चा पैदा होता है और जिस दिन उसकी ताकत हो जाती है कि हाथ में कोई चीज को पकड़ ले, उस दिन से वो मोबाइल पकड़ लेता है। बचपन से वो देख रहा है, सारी चीजें देख रहा है। माँ बाप जो हैं, गुड पेरेंटिंग पे हम लोग काम करते हैं। ये विषय अभी बहुत चल रहा है, गुड पेरेंटिंग। तो माँ बाप बच्चे को मोबाइल सिर्फ इसलिए दे देते हैं कि वो परेशान ना करे, वो उसमें व्यस्त हो जाए और हम अपना काम आराम से करते रहें। तो इस चीज को भी देखना पड़ेगा। बच्चा बड़ा क्यों हो रहा है, जल्दी बच्चा बड़ा क्यों हो रहा है? सिर्फ इन चीजों के कारण। सारी चीजें तो देख रहा है, जो चीज उसको बालिग होने के बाद देखना चाहिए था वो तो पैदा होने के बाद से शुरू कर दिया देखना। 10-11 साल की उम्र में। तो इन सारी चीजों को भी हमको रोकना होगा। हमको मतलब परिवार को, समाज को
ये सारी चीजों को रोकना मीडिया होगा। की भी महत्वपूर्ण बिल्कुल भूमिका होनी बिल्कुल। चाहिए उसमें। फिर से मैं लौटता हूँ आपके रंग कर्म की ओर। जी पहले जो फिल्में बनती थी, आप रंग कर्म में इतने दिन से हैं, पहले जो फिल्में बनती थी पूरा का पूरा परिवार जाके एंजॉय कर सकता था। बिल्कुल मौजूदा समय में भाई बहन, शायद पति पत्नी भी बहुत सारी फिल्मों को एक साथ जाकर नहीं देख सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो बॉलीवुड में इतनी ज्यादा अश्लीलता फैलना क्या उचित है? नहीं नहीं, इस तरीके की तो कोई भी चीज उचित नहीं है। दिक्कत यह है कि ऐसी डिमांड, जो मांग है उसकी पूर्ति हो रही है जी। जो फिल्म निर्माता है, फिल्म जो बना रहे हैं, वो वही फिल्म बना रहे हैं जिससे उनकी फिल्म बिके। हाँ, आप घर में हम देख रहे हैं OTT में वो सारी चीजें हो रही हैं। में तो गंध ये तो मची हुई फिल्म की बात तो दूर है कि हम OTT वहाँ में तो थिएटर गंध में मची जाके हुई देख है, रहे हैं। घर में बिल्कुल। टीवी ऑन करने से पहले सोचना पड़ता है कि कौन सा चैनल लगाना है और कौन सा चैनल। पंचायत और गुल्लक जैसी एक दो सीरीज को यदि कुछ छोड़ दे, हाँ। तो शायद ऐसी सारी कोई भी चीजें। OTT में सीरीज नहीं है जिसमें बेहिसाब तो गालियों की ये तो बौछार हुई हो। आजकल दिख जाता है कि किस चैनल को कितने ज्यादा से ज्यादा लोग देख रहे हैं, किस तरीके के चैनल को देख रहे हैं, किस तरीके के प्रोग्राम को देख रहे हैं, और उस तरीके से माना जाएगा कि वो डिमांड है, उसकी पूर्ति वो कर रहे हैं। क्योंकि पूर्ति जब तक नहीं करेंगे वो पूरा समाज कंटेंट बेस्ड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें मिलकर ही कुछ नया कर जब तक नहीं किया जाएगा तब तक, और इसका विरोध करने से इसका कुछ हासिल नहीं है। विरोध 2 दिन होगा, 4 दिन होगा, ये आंदोलन नहीं, आंदोलित करना होगा लोगों को। मैं अक्सर अपनी खबरों में भी कहता हूं और लोगों को भी कहता हूं कि जब तक एक बार इस देश में जन क्रांति की आवश्यकता है, बिल्कुल बिल्कुल, शायद उसमें इन चीजों को भी जोड़ा जाना चाहिए। शरद जी, पहले थिएटर में रंगकर में लोग जुड़ते थे। आजकल मैंने देखा कि लोग मॉडलिंग वगैरह करते हैं, चाहे युवक हो या युवतियां हों, और सीधे 1-2 जगह पे ट्राई करने के बाद ज्यादातर लोग सीधे मुंबई की ओर रवाना हो जाते हैं, बिल्कुल, या फिर छॉलीवुड की ओर। बिल्कुल। ऐसे में नई पौध को कैसे थिएटर से जोड़ा जा सकेगा, इसके विषय में कभी काम किया है आपने? बिल्कुल बिल्कुल। हम तो जो कर रहे हैं, रंगकर्म कर रहे हैं, रंगकर्म तक ही सीमित हैं। फिल्म लाइन पे तो अगर करते भी हैं तो कोई शॉर्ट फिल्म या कोई मैसेज देने वाली फिल्म निर्माण, ऐसा उसके साथ जुड़े हैं। देखिए, नाटक के बारे में मैं आपको बताऊं कि नाटक मंच की सबसे बड़ी विधा मानी जाती है। बड़ी विधा इसलिए मानी जाती है कि बहुत सारे लोग उसमें जुड़े होते हैं, उसमें बहुत सारे कलाकार होते हैं, सारी विधाओं का समावेश होता है। उसमें संगीत भी होता है, उसमें नृत्य भी होता है, उसमें एक्टिंग भी होती, सारा कुछ होता है। उसमें वेशभूषा होगी, उसमें साज सज्जा होगी, तो ये सारा कुछ है। और देखिए, मैं नाटक तो मैं चाहता हूँ कि नाटक हर बच्चे को सीखना ही चाहिए। किस लिए सीखना चाहिए उसको भी मैं बताऊं। नाटक एक ऐसी विधा है जिसमें बच्चे की रटने की क्षमता बढ़ती है। यदि नाटक करेगा तो उसको स्क्रिप्ट मिलेगा, डायलॉग मिलेंगे, रटेगा, रटने की क्षमता बढ़ेगी। नाटक यदि करेगा तो उसको रिहर्सल में जाना पड़ेगा, टाइम से जाना पड़ेगा, तो पंक्चुअलिटी बढ़ेगी, समय को समझेगा कि मुझे इतने बजे जाना है। नाटक करेगा तो दूसरे कलाकारों के साथ उसका कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। नाटक करेगा तो बॉडी लैंग्वेज ठीक होगी। कभी वो ड्रामा के माध्यम से भिखारी बनेगा, कभी कलेक्टर बनेगा, कभी डॉक्टर बनेगा, और अपने आप को बहुत अच्छा प्रेजेंट कर पाएगा। ड्रामा करेगा तो आवाज खुलेगी, मतलब उसको पता होगा कि कब कितनी आवाज में कितने लोगों के सामने बोलना है। तो इतने सारे रंग कर्म को लेके ये एक चीज ये है कि आपने इतने सारे थिएटर किए, बस ये सवाल फिर उसके बाद। जी। रंग कर्म में आपने इतने सारे थिएटर किए, इतने सारे नाटक किए, कोई एक ऐसा नाटक जो आपके दिल को छू गया हो और आपको लगता हो कि नहीं, ये बार बार किया जाना चाहिए? देखिए, ड्रामा जब हम करते हैं, मैंने आपका एक देखा था कि वो बुधिया सुखिया मर गया, सुखिया मर गया भूख से किए, शहर हमारा सोता है, मर गया, ये सब। लेकिन मैं आपको जो एक चीज बता दूं जो मेरे जीवन से जुड़ी हुई चीज है, उसमें बहुत कुछ पाया और बहुत कुछ खोया भी।
यहाँ पे एक शायद आपको जानकारी होगी, उनका नाम भूल रहा हूँ, तिवारी अपर कलेक्टर थे, नाम याद नहीं आ रहा है। वो लिखते थे, तो वो एक कविता लिखते थे, तिवारी अपर कलेक्टर थे, वो लिखे थे क्या मिलता है। क्या मिलता है को हम ड्रामा के रूप में किए थे। उस ड्रामे में हम मेरा ये हाथ टूटा, आज भी वो थोड़ा सा गड़बड़ है ड्रामा करते हुए मंच में, तो ये तो जो खोया वो था। लेकिन उस ड्रामे के प्रेजेंटेशन के लिए मैं याद है मुझे, मैं तिवारी जो साहब थे उनको बुलाने गया था कि आपको गेस्ट के रूप में बुला रहे हैं। तो वो जो चीज़, जो एक लाइन बोले थे, वो आज तक कानों में गूंजती है और बहुत कुछ प्रेरणा भी देती है। वो पाया हुआ था। वो क्या बोले मैं आपको बताऊं। जब मैं उनको बुलाने गया तो वो पहचानते थे, तो बोले आज शरद कैसे। मैं बोला सर चलिए वहाँ कार्यक्रम शुरू होने वाला है। तो वो बोले वही ड्रामा है ना मेरी कविता पे। मैं बोला हाँ क्या मिलता है। तो वो मेरे बोले क्या मिलता है, पूछे कि तुमको क्या मिलता है। तो मैं बोला सर कुछ नहीं, बस मज़ा आता है। तो बोले चलो ठीक है छोड़ो, इस तरीके से जैसे मुझे तुम बुलाने आए हो, तुमको नहीं लगता कि कभी तुमको कोई बुलाने आए? कब तक ये करते रहोगे कि किसी को बुलाने आ रहे हो, किसी का स्वागत सत्कार? तो वो बोले कि भीड़ का हिस्सा बनना बंद करो, वो काम करो जिसमें तुम्हारे लिए भीड़ आए। तो वो चीज हमेशा इन कानों में गूंजती है और बहुत कुछ उसके बाद से बदलाव हुआ। तो ड्रामा कुछ लेता भी है और बहुत कुछ देता भी है। बस ये है कि व्यक्ति व्यक्ति पर डिपेंड करेगा वो कितना दे रहा है और कितना ले रहा है। बहुत अच्छा लगा आपसे चर्चा करके। अभी आप मुखातिब थे रंगकर्म के प्रसिद्ध चेहरे शरद श्रीवास्तव के साथ। बहुत कम समय में तकरीबन सभी विषयों पे सारगर्भित चर्चा रही। मिलेंगे एक शख्सियत कार्यक्रम में फिर किसी एक ऐसे शख्स के साथ जो आपको बहुत कुछ सिखा जाए। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए तब तक आप लगातार देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात मेरे साथ। नमस्कार।